दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले। कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सके। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। मैं इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये सबसे लंबी बहस चली हमारे देश की संसद में। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं। बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ी वैसे वैसे दवाएं बढ़ी। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आई और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई जरूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं, ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार का यह कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों तो किसी भी डॉक्टर को यह चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ। तो WHO के विशेषज्ञों का यह कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफी पुरानी है, अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियां आ गई हैं, तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भारत सरकार ने WHO के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए, एक दूसरी सूची बना दीजिए जो भारत की आज की जरूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो, जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की। इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें 117 दवाएं हैं, उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया। तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर 450 हो गई है। माने भारत की बीमारियों के लिए, भारत के मरीजों के लिए, भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो जरूरत है हमें वो 450 मात्र है। माने 450 दवाओं में सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। और WHO के विशेषज्ञों का यह कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम भारत के सभी इलाकों में। इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है, एपिडेमिक्स इसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लगभग 150 बीमारियां हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी साधारण हैं। इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए 450 से ज्यादा दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो WHO की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 450 दवाएं चाहिए। भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 117 दवाएं काफी हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो 450 दवाओं से ज्यादा इस देश को अब जरूरत नहीं है।
अब इस देश में 84,000 फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर? लेकिन ये बिक रहे हैं। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है 450 से ज्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए, फिर बाजार में 84,000 दवाएं क्यों हैं? तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए, भारत में कुछ भी हो सकता है। यहां भ्रष्टाचार, करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का, कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है, और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं, खराब कुछ करती ही नहीं है। इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं। उस चक्कर में 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं, और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रही हैं। ध्यान इस बात का दें कि मात्र 450 की जरूरत है और 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में है। तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं, इर्रेशनल दवाएं, इर्रेलीवेंट दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं, और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हजारों लाखों चिकित्सक हैं, और वो कड़ी क्या है? ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाजार में, उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है। अगर चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाएं तो आसानी से वो बिक नहीं सकती हैं। तो इन कंपनियों को दवाओं के बिजनेस में हजारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, किसी भी व्यापार में हजारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते। अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10, 15, 20 से लेकर 50, 60% तक, बहुत अधिक तो 100% तक। चांदी का व्यापार करें, प्लेटिनम का व्यापार करें, कोयले का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, स्टील का व्यापार करें, हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं, मेटल हैं, उनका व्यापार करें, किसी भी व्यापार में 10, 20, 50% से लेकर 100, 200% के मुनाफे होते हैं। लेकिन ये दवाओं का व्यापार, इसमें मुनाफे 10, 20, 50% में नहीं होते, 20-20 हजार प्रतिशत में होते। दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम लेके कहूं, एक फाइजर नाम की कंपनी है, एक रोश नाम की कंपनी है, वोरोबैल्कम नाम की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथलाइन बीचम नाम की कंपनी है। ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की, जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में, ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब निकाला तो पता चला कि किसी भी दवा कंपनी का मुनाफा 20,000% से तो कम नहीं है। 20-20 हजार प्रतिशत के मुनाफे। जो मूल दवा होती है, जिसको आप बेसिक ड्रग कहते हैं, वो बहुत सस्ती होती है। जब उसके फॉर्मुलेशन तैयार होकर बाजार में आते हैं तो 20,000% मुनाफा तो बहुत सामान्य बात है, उस पर वो बिक जाते। मूल दवा हो सकता है 100 रुपए किलो की हो, मूल दवा हो सकता है 200, 250, 300 रुपए किलो की हो, लेकिन उससे तैयार फॉर्मुलेशन की एक एक टैबलेट बाजार में 20-25 रुपए से लेके 200, 500, 1000 रुपए तक बिक जाएगी। इतना बड़ा धंधे का मुनाफा, माने इतने बड़े मुनाफे का ये धंधा है दवाओं का। और इस मुनाफे के धंधे में उत्पादक कंपनियों को जब 20-20 हजार प्रतिशत का लाभ है, तो वो उस लाभ का फिर बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट को वो बंटवारा जाता है। फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सक हैं, उनके पास भी कुछ हिस्सा पहुंचता रहता है, ताकि आप उनकी दवाएं लिखते रहें, ताकि उनको वो सब दवाएं बेचकर मुनाफा होता रहे। और इस तरह से ये सारा रैकेट तैयार हो जाता है। अब इस पूरे रैकेट में जो पिस रहा है वो साधारण आदमी है, गरीब आदमी है। भारत जैसे देश के बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय 115 करोड़ लोगों का देश है। 115 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है। जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की आमदनी एक दिन में कर पाते हों, वहां के लोगों को दवाएं बेचना
और वो भी महंगी दवाएं बेचना, ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं है। यहाँ की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर, कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हों। लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है, महंगी से महंगी दवाएं ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35% लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में हैं, माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो आपके पास आ सकते हैं, आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35% लोग हैं। 65% लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं, और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वो ओझाओं के पास जा रहे हैं, झाड़ फूक करने वालों के पास 65% लोग जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है, मजबूरी का मामला है, क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है। और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी, कॉमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है। जरूरत की दवाएं 450 और फॉर्मुलेशंस बिक रहे हैं 84,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए, संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज बनाई गई, स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई, स्टीयरिंग कमेटीज बनाई गई इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए, और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला। कई बार संसद में यह हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं। तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है, वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, स्टीयरिंग कमेटी हो सकती है, 2-4 साल वो रिसर्च करती है, आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज्यादा हैं, गैर जरूरी दवाएं बहुत ज्यादा हैं, तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए। कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है। एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं। कारण क्या है कि जो गैर जरूरी दवाओं को बनाकर बेच रहे हैं, उनके भारत सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं, क्योंकि ये बिना उसके संभव नहीं। कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का, बेकार की दवाओं का व्यापार करती है, तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर, सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है। कई बार तो ये देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास, और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया। जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया, पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कैसी सेटिंग हो गई। तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा, भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा, उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक ही रास्ता बचता है, जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। यही एक अभीष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया। हमारे देश में जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं, जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज्यादा हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है। इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि वहां फालतू की गैर जरूरी दवाएं और खतरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाजारों में। मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाजार में, वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाजारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर, उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटा सा देश है,
भारत के एक शहर के बराबर का देश है, उसका नाम है ब्रूनेई। वहां पे प्रजातंत्र नहीं है, राजाशाही है। दुनिया में अभी भी कई देश हैं जहां पर राजा होता है। ब्रूनेई नाम का एक छोटा सा देश है, वहां राजाशाही चलती है। भारत में शायद हरिद्वार जिला ब्रूनेई से बड़ा होगा। तो ब्रूनेई जैसे देश ने अपने नागरिकों के लिए कानून इतना सख्त बना रखा है कि वहां कोई भी कंपनी गैर जरूरी दवा नहीं बेच सकती, फालतू दवा नहीं बेच सकती, खतरनाक दवा नहीं बेच सकती। तो जो दवाएं ब्रूनेई में बंद हैं, नेपाल में बंद हैं, बांग्लादेश में बंद हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो में बंद हैं, अफ्रीका के कई देशों में बंद हैं, लैटिन अमेरिका के देशों में बंद हैं, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सालों से बंद हैं, वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हजारों करोड़ रुपए का उनका मुनाफा है उन दवाओं का, और लोग उनको खा रहे हैं और मौत की नींद में सोते चले जा रहे हैं।